गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल सरवैया। मैं आपको बायो टीच करती हूँ। हम जो चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ये हम स्टार्ट करेंगे आज और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दो मेरे वीडियोस में आप लोग ने देखा होगा कि हमने क्या क्या बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने बेटा किया था इवोल्यूशन, ठीक है। और ये इतना इजी चैप्टर है कि आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ने में। इवोल्यूशन हमने टॉपिक पढ़ा था कि इवोल्यूशन क्या होता है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कुछ न्यू कैरेक्टर्स आते हैं या फिर कुछ न्यू चीज़ होती है, उसे हम न्यू कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था दैट अवर एंसेस्टर्स जो है इट्स हैविंग अ टेल। जो हम मंकीज हमारे एंसेस्टर है, राइट। तो उनके पास क्या है, टेल है, लेकिन हमारे पास टेल नहीं है। लेकिन हम मंकी हमारे एंसेस्टर है, ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज वी हैविंग अ टेल बोन। सबको यहाँ लास्ट में टेल बोन होता है, ठीक है। तो दस इज अ टेल बोन, इट्स इंडिकेशन दैट आवर एंसेस्टर इज अ मंकी, ठीक है। वैसे ही हम आगे आज देखेंगे बच्चे लोग दैट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, हम आज देखेंगे बच्चे लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हमें कैसे पता चला। एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया कि हमारे पास टेल बोन है, जो मंकीज के पास टेल है वही बोन्स हमारे अंदर भी आया है, लेकिन टेल एक्सटिंग हो गया। क्यों चला गया? बिकॉज उस टेल का हम यूज़ नहीं करते थे। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एविडेंस हम पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। सो वी आर टेकिंग द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हम रीड करेंगे बच्चे लोग। कलेक्टिव thinking upon all mentioned theories multiplies the evolution is everlasting process। everlasting मतलब हमेशा ये प्रोसेस होता रहा है। However it needs to prove, हमें प्रूफ करना पड़ रहा है क्या, कि कैसे हमारे ऑर्गेनिजम्स एंसेस्टर्स, कौन से एंसेस्टर्स से हमारे अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आया है या एक्सटिंक्ट हुआ है। तो ये एविडेंस, ये प्रूफ हमें देना पड़ता है। Followings are various proofs available in support of the theory mentioned above। बहुत सारे ऐसे थियरीज है जो हमें प्रूफ करके बता रहे कि इवोल्यूशंस हो रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बच्चे लोग आज, दैट इज योर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम देखने से हमें पता चलता है कि क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ किया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस। हम यहाँ पे इमेजेस देखेंगे बच्चे लोग। यहाँ पे आप देखोगे पपी का है, शीप का है एंड फॉक्स का है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज में आप ऑब्जर्व करोगे, ओवरऑल सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब फिजिकली दे आर आइडेंटिकली। तो वही चीज देखेंगे, आइडेंटिकली मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है, वो फिजिकली सिमिलर दिख रहा है। गिविंग एनिमल इमेजेस एंड द प्लांट इमेजेस। इस इमेजेस से हमें पता चला कि सिमिलैरिटी क्या है। जैसे ये एनिमल्स का आप देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे बच्चे लोग अब प्लांट्स देख पा रहे हो, और प्लांट्स के भी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हमें दिख रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू रीड दिस एंड हेल्प आउट हाउ टू स्टडी द वेरियस सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब इक्वल, सेम। सिमिलैरिटी मतलब होता है बच्चे लोग सेम। like structure of mouth, position of eye, माउथ का पोजीशन ऑफ द आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब हमारे ईयर का ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, बाहर जो होता है, उसे ईयर पिन्नास कहते हैं। दिस इज अ ईयर पिन्नास विच इज प्रेजेंट ओवर ईयर, ठीक है। तीनों के अंदर हम ईयर पिन्नास को मैं मार्क कर रही हूँ तो आपको इजीली याद रहेगा। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, सभी बॉडी पार्ट्स में क्या है, हेयर है। तो ये तीनों ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या क्या सिमिलर देखा, माउथ का स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, ईयर पिन्ना का स्ट्रक्चर, और हेयर बॉडी पे, पूरे बॉडी पे हेयर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है।
ऑन बॉडी आर सीन इन द एनिमल्स। ये सारी चीज हमने कहाँ देखी? एनिमल्स में देखी। वेयर एज सिमिलरिटी इन द कैरेक्टर्स लाइक, अगर हम प्लांट्स की अभी बात करेंगे तो प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें सिमिलर दिख रहे हैं बच्चे लोग? दैट लीफ शेप, लीफ का शेप जो है सभी के अंदर ओवरऑल सिमिलर दिख रहा है हमें, ठीक है। लीफ वेनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन? ये जो लीफ है ना बच्चा, इस लीफ के अंदर हमारे पास ऐसे लाइंस है, ठीक है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइंस होते हैं। दिस लाइंस इज नोन एज अ वेनेशन। तो हर एक के अंदर हमें सिमिलर वेनेशंस दिख रहा है। लीफ पिटियोल्स, पिटियोल्स मतलब क्या? जो हमारा लीफ है, ये वाला सपोज हमारा लीफ है, ठीक है, इस लीफ के यहाँ पे एक डंडी है, सबके अंदर डंडी है, फिर लीव्स निकल रहा है, तीनों के अंदर एक डंडी है और फिर लीव्स आ रहा है। सो दिस इज नोन एज अ पिटियोल्स। तो तीनों के अंदर लीफ का स्ट्रक्चर सेम है, लीफ का वेनेशन सेम है, एज वेल एज पिटियोल्स सेम है। अकर्स इन द केस ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर ऐसी सिमिलरिटीज हमने देखी। दिस इंडिकेट्स दैट देर आर सम सिमिलरिटी, ये हमें प्रूव कर रहा है, इंडिकेट्स मतलब प्रूव करना, बता रहा है कि सिमिलरिटी है इन दोज ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव, ये प्रूफ हो गया बच्चे लोग, प्रूव्स हो गया दैट द ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ओरिजिन मतलब ये जो आया है, जहाँ से ये कैरेक्टर्स आए हैं ना, ये कैरेक्टर्स सेम है, जो उसके एंसेस्टर सेम रहेंगे, एंड कॉमन एंसेस्टर, सबके एंसेस्टर्स कॉमन है। सो होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को मॉर्फोलॉजी ऑफ एविडेंस, जो हमने यहाँ पे 4.1 वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक पे। ओके, सो हम अभी सेकेंड टॉपिक पे पढ़ेंगे बच्चे लोग। सेकेंड टॉपिक क्या है आपका? एनाटॉमिकली एविडेंस। एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग बोन्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट? और ये अलग अलग बोन्स के जो स्ट्रक्चर्स है सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये हैंड का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन हैंड, ये हमारे फोर लेग्स मतलब आगे का पार्ट, ठीक है। हमारे जो हाथ होते हैं ना बच्चे लोग, वो 4 लिम्स कहा जाता है, ठीक है। सो अगर ऑक्स है, ऑक्स मतलब हमारा एनिमल काउंट हुआ तो 4 पैर पे चलता है। तो जब ये 4 पैर पे चलता है तो आगे के 2 पैर है उसे हमने 4 लेग कहा गया। और हमारी बात करें तो हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स में ये हैंड है। देन पेंटागम्स ऑफ द बैट मतलब ये भी हमारे पर्टिकुलर बैट मतलब कौन हुआ? बर्ड हुआ। बर्ड के जो विंग्स है उस विंग्स में ऐसे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बोनीस प्रेजेंट होते हैं। एंड द फ्लिपर्स ऑफ द वेल, वेल का भी जो उसके फ्लिप्स होते हैं जिससे वो फिंग्स कहते हैं हम लोग, राइट, जिससे वो स्विम कर रहा है, वो भी 4 पार्ट है। 4 मतलब FORE 4 पार्ट है। आगे के पार्ट्स को सिमिलर बोन्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या हुआ? हमारा एनाटॉमिकली एविडेंस। हम एनाटॉमिकली इंटरनली स्ट्रक्चर्स देख रहे। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर there does not seem any superficial similarity, okay, between human hands, 4 legs of ox, flippers of whales एंड पेंटागेनियम ऑफ बैट्स। ये दिखने में सारे सिमिलर नहीं है लेकिन एनाटॉमिकली इट्स अ सिमिलर पार्ट। Similarity use of each of those structure is different, ये दिखने में हमें डिफरेंट है। रिस्पेक्टिव एनिमल, सबका काम भी अलग अलग है। However, there is similarity in structure of bones, तो क्या काम अलग है लेकिन उसके बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है बच्चे लोग? सिमिलर है। एंड जॉइंट्स इन ऑर्गन, ये जो जॉइंट्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे जो जॉइंट्स है वो सभी ऑर्गेनिज्म में इक्वल हमें
दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शन अलग है, दिखने में भी अलग है, लेकिन उनके सिमिलर बोन्स है, जॉइंट्स भी सिमिलर है ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स, हर एक एनिमल्स का। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट those animals maybe have a common ancestor। अभी यहाँ पे वर्ड यूज किया है मे बी, मतलब हो सकता है कि ये एनाटॉमिकली ये सारे सिमिलर, ये सारे एनिमल्स के एंसेस्टर कॉमन है। ओके, सो क्वेश्चन पार्ट वी विल टेक इन द वन सेपरेट लेक्चर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, हमने पहला देखा मॉर्फोलॉजी पॉइंट, सेकेंड हमने देखा एनाटॉमिकली पॉइंट। अभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। ओके, सो अभी हम बच्चे लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। 2 पॉइंट पढ़ लिया, थर्ड पॉइंट क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या है बच्चे लोग? वेस्टिजियल ऑर्गन। नाम इसका क्या है, मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स बच्चे लोग दैट जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्गन, लेकिन यूजफुल नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट टेल बोन का, है ना। इनिशियली आई टोल्ड यू देयर इज अ टेल बोन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये टेल बोन हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन काउंट होता है। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पार्ट। यहाँ पे एक बार डायग्राम बता देती हूँ। जैसे ईयर मसल्स दिया गया है, ये जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हमारे ईयर पिन्ना, ईयर मसल्स होते, इतना यूज नहीं है। अगर ईयर पिन्ना नहीं भी होगा बच्चे लोग, then also what happen over there, we can able to hear the things। सेकेंड दिया गया है our wisdom teeth। जो wisdom teeth होता है that it's come after our 32 teeth come, and after that at a late age there is a wisdom teeth will be come, but it is not useful। उसको निकाल भी हम सकते हैं, तो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टेल बोन की हमने बात की। यहाँ पे होता है जहाँ से टेल आता है, लेकिन हमारे बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट यूजफुल। वन मोर थिंग दैट इट्स अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स बोन जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर है लेकिन यूजफुल नहीं है। वाई इट इज नॉट यूजफुल? बिकॉज बच्चे लोग ये बोन जो होता है वो रॉ फूड मटेरियल जो खाते हैं, कच्चा खाते हैं ना, उनके लिए हेल्प आउट होता है, लेकिन हम तो क्या करते हैं? कुक फूड खाते हैं। सो हमारे लिए ये बोन का कुछ यूजफुल नहीं है। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स जो मंकीज थे, वो उनके लिए ये अपेंडिक्स बोन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है। नाउ आई विल रीड दिस पार्ट एंड क्लियर ऑल द पॉइंट्स। डीजेनरेट और अंडर डेवलपमेंट यूजलेस ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल को क्या कहेंगे? यूजलेस ऑर्गन और नॉट इन यूज। ओके, ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टिश्यू, अचानक कुछ नए टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज से वो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे चेंज होता है वैसे हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे म्यूटेशन। ओके, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। Is not possible, instant existing organ undergoes gradually change। वो immediately हमें नहीं दिखता है, वो क्या होता है? slowly change होता है, और millions of years बोले या thousands of years के बाद हमें वो particular character दिखने में आता है। Mostly a specific structure in the body is useful under a certain situation। कोई ऐसे organs होते हैं बच्चे लोग जो यूजफुल होता है, ठीक है, लेकिन कभी यूजफुल होगा इन अ सर्टन सिचुएशन, कोई सिचुएशन के अंदर ही। However, the same to degenerate, कभी कभार वैसे ऑर्गन
डीजनरेट चले जाते हैं। अंडर सच सिचुएशन एज पर प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को कोरोना वायरस के बारे में बताया था कि जिसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो इस वायरस में सरवाइव कर सका, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था वो सरवाइव नहीं कर सका। मतलब क्या, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो नेचुरल सिलेक्शन हुए और जिसका वीक था वो सरवाइव नहीं हो पाए, तो वो नेचर उसे सिलेक्ट नहीं किया। वह उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मैंने कहा थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कुछ इवोल्यूशन हम ऑब्जर्व करते हैं तभी। तो दिया गया है इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर, वो जाने के लिए, जैसे हमारे अंदर से टेल चला गया तो वो जाने के लिए बहुत साल लग गए बच्चे लोग। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेसेस ऑफ डिसअपीयरेंस, बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारे एराज होते हैं जिसमें धीरे धीरे ये पर्टिकुलर ऑर्गन डिसअपीयर मतलब गायब हो जाता है। of a different in a different animals. Okay, such organs though non-functional in certain organism, it may be functional in the another organism. मतलब हमारे अंदर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता दूँ तो हमारे अंदर ये टेल बोन का यूज़ नहीं है, तो सर्टन ऑर्गेनिज्म इट इज़ नॉट यूजफुल, लेकिन इन सर्टन ऑर्गेनिज्म इट इज़ फंक्शनल। जो हमारे एंसेस्टर्स अभी भी है, मतलब मंकीज़ की स्पीशीज़ अभी भी है, तो मंकीज़ जो है उनके अंदर वो टेल बहुत हेल्पफुल है, राइट, लेकिन यहाँ पे ये यूजफुल नहीं है। That is, it is not vestigial in other organism. हमारे लिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन मंकीज के लिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स, ये वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म इन रूमिनेट्स, मतलब जो रॉ मटेरियल खाते हैं ना, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा चीज़ खाते हैं, उनके लिए ये बॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। सिमिलरली मसल्स ऑफ अ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू द ह्यूमन आर यूजफुल इन monkeys फॉर द मूवमेंट ऑफ द ईयर पिन्ना। दूर से जब भी कुछ साउंड आता है तो वो अलर्ट हो जाते हैं इन जंगल्स एंड दे आर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सिमिलरली हमारे लिए वैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉक्साई, विजडम टीथ एंड द बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जो बॉडी में प्रेजेंट रहता है लेकिन यूजफुल नहीं होता है। सो होप ये थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा बच्चे लोग? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, इट्स अ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें फॉसिल्स मिलता है बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केव्स में, ये सारे फॉसिल्स मिलते हैं और उस फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि ये हमारे एंसेस्टर थे या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे। ओके, सम सिमिलैरिटी वी कैन सी एज वेल एज सम डिफरेंस ऑल्सो वी आर एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। सो we will read this and identify what the particular fourth point is going to tell us. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म पहले थे, जैसे डायनासोर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो पहले थे और वो क्या काम कर रहे थे, कैसे वर्क कर रहे थे, क्या हो रहा था उनके लाइफ साइकिल में। सो हमें इस फॉसिल्स से पता चलता है। ओके, हाउ
कैन वी टेल दिस? नाउ द सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ. अर्थ के अंदर सेडिमेंट्री लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स हमने पढ़ा है, ठीक है. तो ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने अलग अलग लेयर्स के बारे में स्टडी किया. मेनली वी आर फाउंड फ्रॉम द सेडिमेंट्री लेयर, और सेडिमेंट्री रॉक्स से ये सारे फॉसिल्स मिलते हैं एंड दैट सीक्रेट इज हिडन इन द अर्थ. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड. बरीड मतलब अंदर चला जाना. ड्यू टू डिजास्टर्स. डिजास्टर्स मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज आती है, लाइक फ्लड्स, earthquakes, volcanoes, etc. Remnants and impression of such organism remain preserved. Preserve मतलब उस टाइम उस पर्टिकुलर रॉक के नीचे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया और वहाँ पे सारे एनिमल्स है या कोई बर्ड्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अंदर अर्थ के अंदर चले गए एंड द लैंड विल बी क्लोज्ड ओवर देम. तो उस लेयर के अंदर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बोन्स रह जाएंगे, फॉसिल्स रह जाएंगे. दूसरे पार्ट्स तो हमारे डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन ये बोन्स रह जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ये पर्टिकुलर स्पीशीज पहले भी था. सो प्रिजर्व अंडरग्राउंड. दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल. मतलब फॉसिल क्या होता है? ये जब भी नेचुरल डिजास्टर्स होता है उस टाइम पे ये सारे कौन से डिजास्टर्स? तो फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सारे डिजास्टर्स के वजह से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, बरीड हो जाते हैं और बरीड होने के बाद वहाँ पे प्रिजर्व होते हैं. प्रिजर्वेटिव कैसे होता है? सारे जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बोन्स रह जाते हैं. तो बोन्स के हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चे लोग? हमें पता चलता है व्हेन वी डिग दैट पर्टिकुलर लेयर और वो पर्टिकुलर सेडिमेंट्री स्टोन एंड एवरीथिंग, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे बोन्स मिले और वो बोन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं. स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू स्टडी ऑफ अ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए फॉसिल्स को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो होप आपको 4th पॉइंट भी समझ में आया होगा. वी मूव फर्दर. ओके, सो हमने देखा 4th पॉइंट पे फॉसिल्स क्या है. ओके बच्चे लोग, अभी फॉसिल्स तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे अंदर बरीड होते. तो यू कैन सी सच अ डायग्राम ओवर हियर. इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर डिकम्पोज्ड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, या कैसे वर्किंग हो रहा है, ये चीज़ के बारे में देखेंगे. कार्बन कंजप्शन. हमारा जो बॉडी है ना बच्चा, वो सब का बॉडी जो है वो कार्बन से बना हुआ है. हमारे बॉडी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है. तो ये जो कार्बन कंजप्शन होता है, हम खाते भी है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एवरीथिंग हैविंग अ कार्बन. सो कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर द डेथ. जैसे ही मर जाते कोई ऑर्गेनिज्म तो खाना पीना बंद हो जाता है बच्चे लोग. अभी खाना बंद हो गया मतलब उसके कंजप्शन मतलब अंदर लेना, वो कार्बन का स्टॉप हो जाता है कभी आफ्टर द डेथ. एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस. मैंने डिकम्पोजिशन अभी आप लोग को वर्ड यूज किया था इसके पहले वाले पेज पे. डिकम्पोजिशन मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना, सड़ के ख़त्म होना मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर डेड बॉडी पे खाना खा लेते हैं. मतलब दे आर गोइंग टू बी ईट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम द डेड बॉडी एंड द डेड बॉडी विल बी डीजनरेट. तो उसे ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. डिकेइंग प्रोसेस मतलब डिकम्पोजिशन होना ऑफ कार्बन 14 occurs continuously in case of dead bodies. जब भी dead bodies की बात करेंगे हम, of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between the carbon 14 and carbon 12, ये हमारे different
कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन है, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ द कार्बन है, ये हमारे क्या रहते हैं, डिफरेंट रेशियोज में रहते हैं। कैसे रेशियो में, रिमेनिंग कांस्टेंट रेशियो बिटवीन 14 एंड 12 ऑफ द कार्बन changes continuously as the C12 is non radioactive, ये radioactive नहीं रहता है, ये नॉर्मल कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है। The time passes since the time passed since the death of the plant and animal can be calculated by the measuring a radioactive of the carbon C14 and the ratio of the carbon 14 and carbon 12। तो जो हमारा कार्बन 14 और कार्बन 12 जो है उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये स्पीशीज कितना पुराना है। प्रेजेंट इन देयर बॉडी, जो भी हमें डेड बॉडीज मिलता है या जो भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसमें मुझे C14 मिला या C12 मिला। ये वाले कार्बन को हम स्टडी आउट करके फाइंड करेंगे कि ये फॉसिल कितना पुराना है। दिस इज अ कार्बन डेटिंग मेथड, मतलब जब भी हमें कोई फॉसिल्स मिलता है बच्चे लोग, और वो फॉसिल्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं C14 और C12, उससे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये फॉसिल कितना पुराना है। इस चीज़ को हम कहेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, it is used in a paleontology and anthropology for determining the age of the human fossils, मतलब इसके ये डिफरेंट मेथड्स है। इस मेथड के हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन फॉसिल्स जो है वो कितना पुराना है। ओके, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके, इट्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट, इसके बेस पे ये स्क्रिप्ट्स होती है जो हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। तो इसके बेस पे कैसे ये वर्किंग हो रहा है। वंस द एज ऑफ द फॉसिल बीन डिटरमाइन, मतलब एक बार हमें जो फॉसिल मिला है उसकी एज हमें पता चल गई। ओके, बाय सच टेक्निक, ये कार्बन डेटिंग से या ह्यूमन एज ऑफ द ह्यूमन फॉसिल्स हमें पता चल गया, मैन्यूस्क्रिप्ट पता चल गया। तो ये एक डिफरेंट मेथड से हमने क्या फाइंड कर लिया, उस टेक्निक से वो पर्टिकुलर फॉसिल्स की एज फाइंड कर दी। डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम इजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर S12 ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मतलब ये होता है बच्चे लोग कि जैसे ही हमने डिफरेंट टेक्निक से फाइंड कर लिया कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ या ये जो मुझे फॉसिल मिला है इस फॉसिल का एज क्या है, ये जैसे ही हमें पता चल गया, हम वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये किसकी रिलेटेड है या ये किसका एंसेस्टर है, ये चीज़ को हम यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म से इक्वलाइज करेंगे या उस ऑर्गेनिज्म से हम मैच करेंगे। इट सीम्स दैट vertebrate have been slowly originated from the invertebrates. What do you mean by vertebrates and invertebrates? Vertebrates मतलब बच्चे लोग जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट है। ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स के पास बैकबोन प्रेजेंट है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट ऑफ बैकबोन, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एब्सेंट ऑफ बैक बोन्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स के पास बैकबोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड, धीरे धीरे आया है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ही थे सारे ऑर्गेनिज्म, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होके वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स आया है। होप यू क्लियर दिस थिंग। ये डायग्राम को मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। Okay, this is a diagram, sedimentary rock and the fossil। क्या है, sedimentary rock and fossils। मैंने अभी कहा कि मेनली हमें जो भी फॉसिल्स मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, राइट बच्चे लोग। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं था, लोअर ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा करके यहाँ पे हमें दिखते हैं। देन वी
move little but up and we found amphibia and pisces. Amphibians मतलब ऐसे organisms, the organism which live in water and as well as live on land. मतलब यहाँ पे दोनों चीज होती है. ये amphibians का यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ बच्चे लोग, that it's live in water. कहाँ पे? वाटर के अंदर लिव करते हैं, एज वेल एज लिव ऑन लैंड. ठीक है, ये किसके बारे में मैंने लिखा है बच्चा? एम्फीबियंस के बारे में. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है एम्फीबियंस का मीनिंग एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज लिव ऑन लैंड. ठीक है, वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रहते हैं. नाउ पाइसेस का मतलब हुआ इट्स अ वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये होते एक्वेटिक. Okay, this is known as a aquatic organism. Now we come to a reptile organism. जैसे ही हमने Pisces and amphibians देखा, ये हम reptile पे आ जाते हैं. अभी reptile organisms जो होता है ना बच्चे लोग, वो भी सेम इसका प्रोसेस होता है. क्या? that it's living in water as well as on land. अभी आप बोलोगे मिस दोनों सेम है, तो आप क्यों दोनों को एक ही ग्रुप में नहीं रखा है? दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे. मेजर डिफरेंस ये है कि कहाँ, यहाँ पे एम्फीबियंस का यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चे लोग. एम्फीबियंस का मेजर डिफरेंस है इट्स ले एग ऑन, सॉरी इट्स इन, नॉट ऑन, इन वाटर. ओके, ये जो है वाटर में एग ले करते हैं. कौन? एम्फीबियंस. ओके, ये रेप्टाइल पार्ट है, मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ. उसका डिफरेंस क्या है? दैट रेप्टाइल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? लेस एग्स और एग ऑन लैंड. यू कैन सी दिस. ओके, सो डिफरेंसेस आपको पता चल गया. ये मेरा डिफरेंसेस है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है. ये बुक में भी नोट डाउन कर लो. सो बोथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल का लाइफस्टाइल सेम है, लिविंग इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ओके, बट डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि एम्फीबियंस जो होता है वो वाटर में एग्स ले करता है, एंड रेप्टाइल जो होता है वो लैंड पे एग्स ले करते हैं. एंड इट ऑल्सो शो अ पेरेंटल केयर, मतलब थोड़ा थोड़ा वो पेरेंटल केयर बताता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल का दे रही हूँ, इट्स ऑल्सो रेप्टाइल ऑर्गेनिज्म, राइट. तो क्रोकोडाइल जो है बच्चा वो अंडे देता है. इट्स लेइंग एग ऑन द लैंड एंड टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एग. जब तक उसमें से बेबी बाहर नहीं आ जाता है और वॉक करके क्रॉल करना, नॉट वॉक, क्रॉल करना नहीं सीख जाता है, तब तक उसकी मदर क्रोकोडाइल उसका पेरेंटल केयर करती है. सो सिमी दिस इज अ रेप्टाइल. आफ्टर वी मूव फर्दर, रेप्टाइल से ऊपर जाएंगे तो हमारे मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एव्स होते हैं. व्हाट इज एव्स? इज अ, एव्स जो है उसके अंदर बर्ड्स होते हैं. और मैमल्स क्या होता है? मैमल्स इज अ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग अ मेमोरी ग्लैंड, मतलब उनके पास ब्रेस्ट एंड निप्पल्स होते हैं. किसके पास? हमारे मैमल्स के पास. जो मैमल्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है हैविंग ब्रेस्ट एंड breast and nipples. ओके, सो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखा है बच्चे लोग? हमने मैमल का कैरेक्टरिस्टिक लिखा. बर्ड्स, एव्स इज नोन एज अ बर्ड्स. तो बर्ड की तो कैरेक्टरिस्टिक हमें ऑलमोस्ट पता ही है. तो ये सारे जो भी है डिफरेंट स्लोली हमने क्या देखा? सेडिमेंट्री रॉक में अलग अलग लेयर पे अलग अलग टाइप के फॉसिल्स हमने यहाँ पे देखे. जब भी हमारा
इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था बच्चा, उस टाइम पे हमने पैलियोजोइक एरा देखा। सेकेंड, जैसे ही हमें रेप्टाइल मिला वो एरा मीजोजोइक एरा था, और जैसे ही हम मैमल्स के तरफ, वर्टिब्रेट के तरफ पहुंचना चालू किए तो उसे जेनोजोइक एरास कहा गया। तो इस हिसाब से ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक एंड फॉसिल का डायग्राम हमने स्टडी आउट किया। ये थोड़ा सा आपको साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, इट्स फॉर अ जनरल नॉलेज। कार्बन डेटिंग मैथड, कार्बन डेटिंग मैथड क्या था, जब भी हमें कोई सॉरी फॉसिल्स मिलता है उसमें C14 और C12 के बारे में हम क्या करते हैं बच्चे लोग, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस मेथड को हम कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। ओके, इज बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव decay of a naturally occurring C14 and it is developed by the Willard Libby। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। He has been awarded, उनको नोबेल प्राइज मिला कभी 1960 में, फॉर दिस इन्वेंशन। ये जब भी उन्होंने फाइंड किया उस टाइम पे, इन्वेंशन मतलब टू फाइंड न्यू थिंग्स। ओके, द एज ऑफ द मटीरियल डिटरमाइंड by this method are published in the journal radiocarbon। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम फाइंड किया कि ये पर्टिकुलर एज का ये पर्टिकुलर कार्बन है, और इस कार्बन के बेस से उन्होंने डेटिंग किया, मतलब फाइंडिंग किया। इस हिसाब से हमने ये पर्टिकुलर 4th पॉइंट कंप्लीट किया बच्चे लोग। अभी हम 5th पॉइंट पे जाएंगे। Now in 5th point what we are going to see? We are going to see as a connective link। connecting link मतलब क्या होता है बच्चा? connecting link मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, मतलब एम्फीबियंस जो है और रेप्टाइल है वो दोनों के बीच में कनेक्शन है। ओके, और वो कनेक्शन कैसे हुआ, मतलब एक ऐसा इंटरमीडिएट एक ऐसा स्पीशीज है जिसके पास हमारे एम्फीबियंस का भी कैरेक्टरिस्टिक है और हमारे रेप्टाइल का भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। यहाँ ये पेज पे सिर्फ डायग्राम है तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी मूव द नेक्स्ट पेज फॉर अवर 5th पॉइंट। यहाँ पे ये सारे कनेक्टिव लिंक वाले स्पीशीज के नाम दिए गए। पहला नाम है डकबिल प्लेटियपस। ओके, सेकेंड नाम है लंगफिश एंड थर्ड नाम है पेरिपेटस। ओके, सो ये हमारे सम स्पीशीज विद द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इंटरलिंक बता रहा है। सो वी मूव द नेक्स्ट पेज। इसका जो थियरी पार्ट है वो हमारे पेज नंबर 7 पे है, तो वो हम रीड आउट करेंगे। सो कनेक्टिव लिंक का जो थियरी पार्ट है ये हम देखेंगे बच्चे लोग। सम प्लांट्स एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल कैरेक्टर। ओके, बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। हमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स में हमें पता चलता है। कौन से 2 डिफरेंट ग्रुप है? पहला तो ग्रुप है हमारा कनेक्टिव लिंक, मतलब वो जो कनेक्शन बता रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा आपको, क्या एग्जांपल दिया, दैट एम्फीबियंस और रेप्टाइल। तो ये दोनों एम्फीबियंस और रेप्टाइल के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो कनेक्टिव लिंक हमें बता रहा है। इन एग्जाम्पल, इन पेरिप्लेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी मतलब बॉडी जो रहता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस रहती है, इसे हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। ओके, इट्स नोन एज अ सेगमेंटेड बॉडी। Thin cuticle and parapodia like organs are present। Parapodia मतलब it's a leg, completely leg is not that, but it's a type of the leg, मतलब अपनी बॉडी को इस हिसाब से वो मूवमेंट करते हैं
जैसे हमें लगता है कि वहाँ पे लेग्स प्रेजेंट है। सिमिलरली द एनिमल शो अ ट्रकियल रेस्पिरेशन। ट्रकियल रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर तो लंग्स है बिकॉज वी आर द एडवांस वन, लेकिन जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उसमें वेल डेवलप ऑर्गन्स नहीं थे, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए उनके पास ट्रकियल थे एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। सिमिलर टू आर्थ्रोपोडस, मतलब आर्थ्रोपोडस जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमने देखा ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वहाँ से एक ऐसा ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। सो इट्स अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ द नेम, ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है। दिस इंडिकेट्स अ पेरिप्लेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कौन कनेक्ट कर रहा है, पेरिप्लेटस, बिटवीन द एनेलिडा ग्रुप और आर्थ्रोपोडा ग्रुप, ये दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है मेरा पेरिप्लेटस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिमिलरली डक बिल्ड platypus lay egg like reptiles but show the relationship with a mammals due to presence of mammary gland and hair। So हमने यहाँ पे दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे जहाँ पे दो कनेक्शन दिख रहा है। पहला ऑर्गेनिजम्स देखा यहाँ पे, दैट इज अ पेरिप्लेटस, जो हमारा आर्थ्रोपोड, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, डबल बॉक्स दे रही हूँ तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। सो पेरिप्लेटस जो है वो क्या कर रहा है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डक बिल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ओके, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अभी ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये डकबिल है वो रेप्टाइल की तरह एग ले करता है और उसके पास मैमल की तरह यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड मतलब मैंने अभी आप लोग को प्रीवियस पेज पे लिख के बताया, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट एंड निपल्स, इट्स नोन एज अ मेमोरी ग्लैंड। ओके, लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव फॉर अ बिंग फिश। फिश किससे ब्रीथ करती है, गिल्स से ब्रीथ करती है, लेकिन ये वाली जो फिश है उसके पास एक प्रिमिटिव लंग्स आए हैं, तो ये भी हमें दो डिफरेंट ग्रुप्स को कनेक्टिव बता रहा है। किसको कनेक्ट बता रहा है, एग्जाम्पल इंडिकेट्स द मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज। मतलब हमें क्या पता चला, ये सारी थियरी पढ़ के बच्चे लोग हमें ये पता चला कि एक्वेटिक मतलब हमारे वाटर एनिमल, एक्वेटिक से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मैमल, ऐसे ये कनेक्टिव लिंक है। मतलब हम इनिशियली अगर सब स्टडी करें तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा इवोल्यूशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से हुआ है। क्लियर दिस मच? स्टार्ट द 6th टॉपिक नाउ। बच्चे लोग ये जो भी हमने पढ़ा ना, ये सारे टॉपिक हमारे इवोल्यूशन के रिलेटेड है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट हमारा क्या दिखा रहा है बच्चे लोग, एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस। एम्ब्रियो मतलब क्या, बेबी फॉर्मेशन, मदर के वूम में जब भी बेबी बनता है। वेरी सिंपल, अगर ह्यूमन बींग एनिमल्स रहेगा, नॉट ह्यूमन बींग एनिमल्स रहेगा, तो स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होके जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो में पूरा डेवलपमेंट ऑफ द बेबी बनता है, राइट। और दूसरा चीज हम क्या देखें, अगर प्लांट रहेगा तो प्लांट के अंदर भी स्पोर्स एंड ओवा मिक्स होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है जिसमें शीट्स बनते हैं। हम यहाँ पे एनिमल्स का ही स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बच्चे लोग, यू कैन सी। ओके, ये डायग्राम अभी प्रॉपरली पूरा दिख रहा है आप लोग को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस वाला पार्ट।
कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा है वो देखेंगे। स्टेज ऑफ द वेरियस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होता है बच्चे लोग? वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट है, उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। गिविंग इन द पिक्चर शो दैट ऑल एम्ब्रियो शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटी, मतलब इनिशियल स्टेज में सब आप देखो, फर्स्ट जो स्टेजेस हमारे डिफरेंट दिए गए, ये फिश दिया है, सैलमेंडर दिया है, टॉर्टोइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट एंड मैंस, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है। उसमें सब में फर्स्ट स्टेज देखो, ऑब्जर्व करो, सारे ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे। तो इनिशियल स्टेज में हमें हमेशा क्या दिख रहा है? सिमिलैरिटी दिख रही है। एंड दो सिमिलैरिटी डिक्रीज, धीरे धीरे कम होते जा रही है। ग्रेड्युअली डिक्रीज, ग्रेड्युअली धीरे धीरे। सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स, ये हमें ये बताता है द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स, मतलब ये प्रूफ हो गया कि हम कहाँ से आए हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब फिश से आए हैं। और लास्ट मैन मतलब होमोसैपियन सैपियन, तो हमारे कॉमन एंसेस्टर या हमारा ओरिजिन हुआ है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। सो बच्चे लोग हमने 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए इवोल्यूशन पार्ट का। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे। तब तक ये टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करो, और कुछ डाउट रहेगा तो मैसेज आप डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग दिस लेक्चर, थैंक यू।